हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं इरफान शेख और आप देख रहे हैं जस्ट टॉक विद इरफान। दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे, एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखेंगे इस पूरे कोरोना पेंडेमिक को। कई बार आप लोगों ने देखा, कई बार आप लोगों ने सुना, चैनल्स, अलग अलग मुख्तलिफ चैनल्स को देखा आपने, और आप लोगों ने एक चीज़ ज़रूर देखा होगा कि ज़्यादातर चैनल जो हिंदुस्तान से चल रहे हैं उनकी ये कोशिश होती है कि इस पूरे कोरोना पेंडेमिक में कहीं ना कहीं एक पाकिस्तान का एंगल देखा जाए, एक मस्जिद का एंगल देखा जाए, तबलीगी जमात का एंगल देखा जाए, एक मुसलमान का एंगल देखा जाए। हाल ही में जो एक ज़बरदस्त तरीके से बड़े पैमाने पे बहुत सारे माइग्रेंट लेबरर्स जो मुंबई में सड़कों पे हाजिर हुए, उससे एक चीज़ तो बिल्कुल जाहिर हुआ कि ये सारा भीड़, ये जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, ये मसला एक बहुत बड़ा मसला है। पूरे दुनिया में इतनी बड़ी तादाद में कहीं पर भी माइग्रेंट लेबरर्स नहीं है, और ख़ास तौर पे इस लॉकडाउन के समय में, एक पैंडमिक के समय में, जिस वक्त हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये इन्फेक्शन ज़्यादा फैले नहीं, सोसाइटी के अंदर लोगों तक जाए नहीं। ऐसे हालात में, ऐसे वक्त में, इस दौर में एक बड़ी भीड़ का सड़कों पे आ जाना एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ज़रूर क्रिएट करता है। पुलिस वालों के लिए एक बहुत बड़ा समस्या होता है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत बड़ा समस्या होता है। लेकिन देखने वाली बात है कि जब खबरों में आप उसको दिखाते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक मुस्लिम एंगल उसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं। कई सारे चैनल्स थे जिन्होंने ये ढूंढने की कोशिश की कि क्या वो भीड़ को किसी जमात वालों ने उकसाया है, क्या कोई मस्जिद से उस चीज़ को इनिशिएट किया गया है। लेकिन दुबे साहब का जब नाम आया, हालांकि दुबे साहब को अरेस्ट कर लिया गया है, अब लोग ये कोशिश कर रहे हैं पता करने की कहीं कि दुबे साहब के फोर फादर्स कहीं मस्जिद में तो नहीं पले बढ़े हैं, कहीं मुसलमान तो नहीं है, इस तरह की बातें लोग करते हैं। तब लोगों के मनों में मीडिया के लिए एक घृणा उत्पन्न होता है। और ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, जितने NRIs हैं उनके फ़ोन आते हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं कि मीडिया को आखिर हो क्या गया है। बहुत सारे इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोग हैं, बहुत सारे यूरोपियंस हैं, फॉरेनर्स हैं, वो भी देखते हैं चीज़ों को, वो भी समझते हैं, और उनका ये कहना है, वो बहुत हंसते हैं हिंदुस्तान के मीडिया को देख करके कि आज एक क्राइसिस की घड़ी में जब पूरा दुनिया एक हो गया है, यहाँ पे लोग आपस में वही उन्हीं बातों को, पुराने बातों को लेकर के आपस में एक दूसरे की छीछा लेदर कर रहे हैं। खैर, एनीवे, जो चीज़ें हैं वो समझ में आ गई है। इस पूरे एपिसोड में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि NCP का जो एक नाकाबिल जो काम हुआ है, NCP द्वारा जो कंट्रोल नहीं करने की जो एक प्रक्रिया सामने में आई है, वो बहुत ही शर्मनाक है। आज शिवसेना, कांग्रेस और NCP की ये मिलीजुली सरकार है महाराष्ट्र में, और मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है हिंदुस्तान का, वहाँ पे इस तरीके का मिसमैनेजमेंट होना वाकई एक बहुत अफसोसनाक घटना है। और मेरा ये मानना है कि जब लाइव टेलीकास्ट हो रहा था 10 बजे सुबह मोदी जी का, और उन्होंने ये अनाउंस किया था कि 3 मई से लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाएगा, और उसी दौरान इस तरह की हरकतें होना, भीड़ का आ जाना, एक कहीं ना कहीं एक एंटी BJP मूवमेंट को शो करता है। और विनय साहब, जिन्होंने सोशल मीडिया पे और हर जगह वायरल करके ये मैसेजेस दिए थे कि स्पेशल ट्रेन चलाया जा रहा है, उसमें माइग्रेंट्स को बिठा करके बंगाल में, बिहार में और यूपी में उनको भेजा जाएगा, ये जो खबर, जो ये गलत खबर जो फैलाया गया था, कहीं ना कहीं ये NCP से मिला हुआ वो व्यक्ति बताया जा रहा है, उनके लिंक्स बताए जा रहे हैं। खैर, एनीवे, कमिंग बैक टू द होल इशू ऑफ पैंडमिक, पहला चीज़ तो ये है कि हम ये देख रहे हैं कि एक ज़बरदस्त गैप आया हुआ है। जिस तरीके से लोग पहले रेस्टोरेंट जाते थे, सिनेमा हॉल जाते थे, स्पोर्ट्स के इवेंट्स में वो पार्टिसिपेट करते हैं, ये पूरे चीज़ों में, ये जितने भी कार्यक्रम पहले होते थे, और अब ये पैंडमिक होने के बाद, कोरोना एपिसोड के बाद में, इन सब चीज़ों का देखने का नज़रिया बदल जाएगा। और जिस हिसाब से जो हेल्थ वर्कर हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस हैं, मीडिया हैं और डेली वेजर्स हैं, इन लोगों
को देखने का तरीका डेफिनेटली बदल जाएगा। और इनको जो कंपनसेशन जो देने की बात है वो मेरे ख्याल से सोसाइटी को अब ये समझना पड़ेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, और एक सोसाइटी का हेल्थ, आपकी सेहत, आपके परिवार की सेहत, आप जिन्हें चाहते हैं उनकी सेहत, उनके लिए ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत जिम्मेदार हैं, और उनको रिवाइव करने के लिए सोसाइटी को मेरे ख्याल से काम करना चाहिए। एक जो स्टैटिस्टिक्स है जो मेरे सामने आया है दोस्तों, वो ये है कि अमेरिका डिफेंस एक्सपेंडिचर, अमेरिका का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसमें वो लोग खर्च करते हैं 686 बिलियन यूएस डॉलर। और मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान जो है डिफेंस एक्सपेंडिचर जो हिंदुस्तान का है वो लास्ट ईयर का ये था 4,31,011 करोड़ रुपीस। ये इंडिया का इन्वेस्टमेंट है, जिसको आप अगर कन्वर्ट करें यूएसडी में तो ये आता है 60 बिलियन यूएस डॉलर हिंदुस्तान ने खर्च किया आर्म्स पे, डिफेंस पे। और अमेरिका का लास्ट ईयर का बजट ये था 686। हिंदुस्तान का है 60 बिलियन और अमेरिका का है 686 बिलियन यूएस डॉलर। तो आप एक चीज देखिए कि जो हथियारों के लिए जो खर्च किया जाता है, ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज के जो बजट एलोकेट होता है, ये देखा गया है कि ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ द बजट ये हथियारों को बनाने में, हथियारों को खरीदने में, इन सब चीजों में चला जाता है। तो आप ये देखिए आज की तारीख में जब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, एक कोरोना वायरस का जबरदस्त प्रकोप पड़ा हुआ है, ऐसी सूरत हाल में आज जब लोगों को डॉक्टर्स की जरूरत पड़ रही है, आज जब लोगों को मेडिसिन की जरूरत पड़ रही है, आज जब लोगों को वेंटिलेटर्स, हॉस्पिटल्स और मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत पड़ रही है, मास्क की जरूरत पड़ रही है, उस वक्त ये मास्क नहीं मिल रहा है। उसको जो किट होता है, जिसको आप कहते हैं कि इमीडिएटली डिटेक्ट करने के लिए जो किट बनाए जा रहे हैं, वो किट नहीं मिल रहा है, ना लोगों के पास में है। बेड्स जो बनाए जा रहे हैं वो बेड्स की कमियां हो रही है। तो मेरा ये मानना है कि ये पूरा कोरोना एपिडेमिक ने एक बार लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या आप सही ढंग से अपने पैसे को, अपनी कमाई को, अपने जीडीपी को सही दिशा में ले जा रहे हैं, हाँ या ना, इस पे गौर करने की जरूरत है। मैंने काफी ऑलमोस्ट अ वीक बैक आई हैव ऑलरेडी टॉक टू यू गाइज एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू पीपल दैट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस व्हिच हैव बीन इफेक्टेड ड्रास्टिकली बाय दिस कोरोना वायरस आर दोज कंट्रीज हु आर the exporter of weapons, who are the exporter of weapons of mass destruction। जाहिर सी बात है कि एक देश, एक कंट्री जो हथियार बनाता है, उन हथियार को वो जहाँ कहीं भी यूज करता हो, बॉम्बिंग करता हो, वहाँ पे कोई उस बॉम्ब के गिरने से कहीं पे चावल या धान या गेहूं या अनाज का उत्पन्न होना नामुमकिन है, वहाँ पे बच्चों को खुशी देना नामुमकिन है। इसलिए आपने जहाँ जहाँ पे जहर फैलाया, आपने जहाँ जहाँ पे ये प्रकोप किया, उन सारे मुल्कों में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट रहा। तो मेरा ये मानना है ये ओवरऑल एनालिसिस करने की ज़रूरत है और लोगों को ये तय करना पड़ेगा कि वो इस प्लैनेट को, बिकॉज वी हैव जस्ट वन प्लैनेट, वी डू नॉट हैव टू अर्थ, वी हैव जस्ट वन प्लैनेट एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू रियली फिगर आउट whether we want to live in a polluted planet or whether we want a pollution free earth where more and more people would be breathing fresh air। आज आप देखिए, चाहे जो स्पेनिश फ्लू हुआ था जिसकी वजह से लाखों लोगों की जानें गई थी, आप उसको कंपेयर करें, आज दुनिया का जो सेकंड मुल्क है जहाँ पे सबसे एजेड लोग रहते हैं वो इटली है। फर्स्ट मुल्क वो है जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे ओल्ड पीपल मिलते हैं वो जापान है। इसलिए आप देखिए कि इटली का जो कैजुअलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा था। इटली हो गया, स्पेन हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना में शुरू में 3-3,500 तक का था, उसके बाद उसको रोक लिया गया। इसमें सबसे अहम बात यह है दोस्तों कि इफ़ आई वुड लाइक टू मेंशन दिस कि ताइवान एंड साउथ कोरिया ने सबसे पहले इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया और ताइवान ने 30 जनवरी को ही वो रैंडम चेकिंग उन्होंने चालू कर दिया, रैंडम टेस्टिंग उन्होंने चालू कर दिया और धीरे धीरे वो आइडेंटिफाई करते गए वो जगह, वो क्लस्टर जहाँ पे ये फैल रहा और उसको इमीडिएटली रोका गया। ये काम साउथ कोरिया ने भी किया, ये काम ताइवान ने भी किया, जर्मनी, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे कंट्रीज ने, इन सभी देशों ने, इस सभी मुल्कों ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया कि सबसे पहले जो वायरस आ रहा है, जो कोरोना वायरस
उसके देश में आ रहा है, एंटायरली इट वाज कमिंग फ्रॉम फ्लाइट्स, फ्रॉम फॉरेन फ्लाइट्स, और उसी चीज़ को इमीडिएटली रोका गया और वहाँ पे टेस्टिंग चालू किया गया। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। ये बहुत काबिल तारीफ है कि लॉकडाउन किया गया पहले 21 डेज के लिए, बाद में उसको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक एक्सटेंड कर दिया। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन राहुल गांधी ने आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें इन्होंने एक बात कही है जो भी वो भी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो लॉकडाउन है इट्स जस्ट अ पॉज बटन। लॉकडाउन हटते ही वो चीज़ फिर बढ़ना चालू हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम रैंडम चेकिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करें, टेस्ट एंड मोर टेस्ट। देयरफॉर इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वी हैव द किट्स, वी टेस्ट। और कई डॉक्टर्स ने, कई साइंटिस्ट ने दुनिया भर में और देश भर में हर तरफ ये बात कहा है कि कोरोना इज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ अ फ्लू, और जैसे ही वो किसी को हिट करता है वो 14 डेज के लिए वो सिम्टम्स वो दिखाता है, 14 to 20 डेज के लिए, और उसके बाद धीरे धीरे बॉडी के अंदर में जो मैकेनिज्म है, जो इम्यूनिटी है, वो खुद ही फाइट करता है और वो चला जाता है। तो मेरा ये मानना है कि इट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। You must consume things like kalonji, you must consume things like orange juice, you must have garlic and turmeric, ये सारी जो चीज़ें हैं, mustard oil and all। तो ये जो यूनानी पद्धति है, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, वी मस्ट फॉलो दैट एंड वी मस्ट, हमें परहेज करना चाहिए, खास तौर पे फास्ट फूड जो है जिसकी वजह से आप अपने इम्यूनिटी को डैमेज करते हैं, आर्टिफिशियल जो कलर्स यूज़ करते हैं, जो सिंथेटिक फूड होते हैं, उसको ज़्यादा कम से कम आप उसका इस्तेमाल करें। एंड वन थिंग आई मस्ट टेल यू दैट सबसे बड़ा जो कारण होता है आपकी इम्यूनिटी को डैमेज करने का है वो स्ट्रेस है। The more you are stressed, your body becomes less immune. So it's really very very important for all of us to be really very happy, because हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं पे ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। इसलिए the point is we have to be really really satisfied with what we have, the kind of salary we have, the kind of work that we have, the kind of friends that we have, the kind of neighbor we have. So these are few things which you cannot change. So therefore you have to find out what are the USP, what are the unique selling point, what are the best things. You must find out and you must figure out कि जो चीज़ें आपके पास है, those are the blessings from God and you must appreciate that. उसमें क्या होगा, एक तो you'll be satisfied, you'll be more productive, और आपका जो output है वो ज़्यादा होगा। Nobody wants to be with a sad person. आप gloomy हो जाइए, दुनिया आपको छोड़ देगा। You be happy, you smile and the whole world will look towards you. Therefore it's really very very important as this time of distress when everybody is feeling so alone. अब आप ये देखिए कि अमेरिका में और यूरोप में, अमेरिका ने कभी ये नहीं सोचा था कि इस तरह की विपत्ति उनके ऊपर भी आ सकता है। 9/11 के बाद वो रिवाइव करे, लेकिन उनको कभी ऐसा नहीं लगता था, बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरमैन हैज़ बीन ब्रॉट बाय अमेरिका टू द होल वर्ल्ड। लेकिन आज सबसे ज़्यादा दहशत वहाँ पे है। न्यूयॉर्क सिटी में देखिए आप किस हिसाब से कैजुअल्टीज़ हुए हैं, और आप देखिए कि जो 1 लाख के ऊपर इन्फेक्शंस हो गए हैं, एंड दैट्स रियली वेरी वेरी सैड प्लाइट। एंड ऑलमोस्ट 12,000 के आसपास वहाँ पे मौतें हुई हैं। जहाँ की मेडिकल सिस्टम और जो हेल्थ डॉक्टर्स हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, वो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, उसके बावजूद भी ये सब हुआ। तो ये हम सभी को सोचने पे मजबूर करता है कि हमारा जो बजट है उसका एलोकेशन किस हिसाब से होना चाहिए। दूसरी चीज़, हमारे हिंदुस्तान में जो माइग्रेंट लेबरर्स का जो प्रॉब्लम है, ये चीज़ें मेट्रो सिटीज़ में देखने को मिला है। सूरत से काफ़ी सारे लोग निकले, वो सड़कों पे रहे, वो परेशान है, उनके पास खाने पीने के सामान नहीं है। अब दिल्ली में हुआ है, आनंद विहार में हुआ है, वहाँ पे भी 60-70 हज़ार, ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास लेबरर्स सड़कों पे आ गए थे। वही हालत देखने को मुंबई में भी मिला, जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद है माइग्रेंट लेबरर्स का। तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि वंस वी स्टार्ट रीवर्क, जब लॉकडाउन ख़त्म होता है 3 मई के बाद, जब अब ये 20 अप्रैल के बाद ही होगा, लेकिन अल्टीमेटली जब 3 मई के बाद व्हेन द इंडस्ट्री वुड बी रनिंग एंड थिंग्स वुड स्टार्ट स्लोली फेज वाइज कमिंग इन नॉर्मलसी, वी विल रियली फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू हैव we will have the industry, we will have the machines, but there will be very few people to work there, because most of the people have gone back to their native states, native place. So अब ये एक बड़ा इशू आने वाला है। पहली चीज़ तो ये है कि राहुल गांधी साहब का ये सजेशन था, सरकार से उन्होंने गुजारिश की है कि जो FCI में जो फूड स्टॉक्स है, वो खाने के जो पदार्थ हैं उसको गरीब लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया कराया जाए, कम से कम उन लोगों को खाने पीने की तकलीफ़ ना हो। दूसरी बात, मेडिसिन की तकलीफ ना हो, जनरल हेल्थ के प्रॉब्लम्स ना हो,
और जो नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होते हैं सिटीज में या आपके छोटे शहरों में या रूरल साइड में, वहाँ पे लोगों को एकोमोडेट करने के लिए कोशिश की जानी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि जब इनको भेजने की बात हो रही थी लेबरर्स को, तो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट और बिहार सरकार और यूपी सरकार की तरफ से उन्हें हेल्प नहीं मिला, उन्हें कोऑर्डिनेशन नहीं मिला, ताकि वो उन लेबरर्स को एक्सेप्ट करने के लिए नहीं तैयार थे। इसलिए एक स्टेलमेट सिचुएशन बन गया था, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हुए हैं। वही हालत देखने को यहाँ आनंद विहार में भी मिला था, दिल्ली के बॉर्डर्स में मिले थे, जहाँ केजरीवाल ये कह रहे थे कि ये जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं वो जाना चाहते हैं, लेकिन यूपी गवर्नमेंट उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इसलिए उनको दिक्कत हो रही है। तो इस तरह के जो कम से कम आज जब एक पैंडेमिक है, कोरोना पैंडेमिक है, एक क्राइसिस की घड़ी है, जब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ, उस वक्त कम से कम इस समय में राजनीति बिल्कुल भूल जाना चाहिए, पॉलिटिक्स बिल्कुल भूल जाना चाहिए, और कम से कम हमारे देश के अंदर में ये जो कम्युनल डिवाइड है और ये जो कम्युनल फीलिंग है, इस तरह को लाने की कोशिश जो मीडिया द्वारा की जा रही है, ये घटना बिल्कुल कोई देशद्रोह से कम नहीं है, क्योंकि इससे हमारा देश कमजोर होता है। और इस घड़ी में जब क्राइसिस है, हम सबको एक साथ होकर मजबूती के साथ लड़ने। मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, मुझे बस जो हमारी जनता है, जो हमारा देश है, उससे उसकी प्रोटेक्शन करनी है। मुझे कोई क्रेडिट लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रेडिट जो भी लेना चाहे ले ले। बैक टू तीन चीजें हुई है, तीन चीज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच रियली नीड्स टू बी डिस्कस। फर्स्ट, चाइना की क्या गलती है? चाइना वुहान से निकला, ये वायरस वहां से निकला। वहां चाइना में वुहान में जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स थे, उन फ्लाइट्स को रोका गया। तो चाइना में क्या हुआ कि वुहान से संघाई में या बीजिंग में या बाकी चाइना के अलग अलग प्रोविंसेस में ये वायरस नहीं फैला, लेकिन जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स थे वो ओपन थे, इसलिए वो लोग, वो चाइनीज जो इन्फेक्टेड थे, वो बाहर गए, वो इटली गए, वो आप फ्रांस गए, स्पेन गए, जर्मनी गए, अमेरिका गए, और हर तरफ जो है ये फैल गया। ऑलमोस्ट 2 मिलियन पीपल हैव बीन इन्फेक्टेड। आज की तारीख में लगभग 2 मिलियन पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड हैज बीन इन्फेक्टेड बाय दिस वायरस। तो चाइना की ये गलती थी कि एक तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं थे, इन बातों को उन्होंने बताया नहीं और इस तरीके से फैला। दिस इज अ बिग ऑफेंस, और मेरा ये मानना है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में इन बातों को लेकर के सभी मुल्कों को जाना चाहिए और चाइना को सबक सिखाना चाहिए कि इस तरह की गलती क्यों हुई और उसका पेनल्टी उन्हें क्या देना चाहिए। दूसरी बात, WHO द्वारा एक बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ कि WHO ने इस पूरी चीज़ को, इस पूरे प्रकरण को बहुत ही लाइटली लिया और उन्होंने अमेरिका को या बाकी सारे डेवलप्ड मुल्कों को या डेवलपिंग कंट्रीज को सचेत नहीं किया, अलर्ट नहीं किया। दिस इज अनदर बिग मिस्टेक ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, और जिसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने वो फंड रोक दिया। लेकिन इस क्राइसिस की घड़ी में उन्हें भी ये फंड नहीं रोकना चाहिए था, जबकि उसकी ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है, लेकिन ये WHO का मिस्टेक था। एंड द थर्ड rather is a mistake of अमेरिका का ये मिस्टेक, वही जो मैंने पहले मेंशन किया कि इस क्राइसिस की घड़ी में कम से कम WHO को जो वो पैसा दे रहे थे उनको देना चाहिए, उसको रोकना बिल्कुल मुनासिब नहीं है, सही नहीं है। कमिंग बैक टू, आई टोल्ड अबाउट डिफेंस बजट। हमने बताया कि किस तरीके से हमें गौर करने की ज़रूरत है, और इस पूरे सिचुएशन में पूरा दुनिया जब लगभग एक हो गया है, तो जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, दे ऑल हैव बीन शट डाउन। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, एवरी प्लेस हैव बीन शट डाउन। और ये बिल्कुल साबित हो गया है कि नो मुस्लिम इज सुपीरियर देन अ क्रिश्चियन, एंड नो क्रिश्चियन इज सुपीरियर देन अ हिंदू, और नो हिंदू इज सुपीरियर देन अ सिख, एंड एवरीबडी इज इक्वल। तो इस इक्वालिटी के दौर में ये जितने भी ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, ये जो फाइट हो रहा है, ये जो वॉर हो रहा है, ये जो रिलीजन की वजह से मार रहा है, ये सब बेमानी हो गया। तो आज एक रिबूट जो बटन है, ये कोरोना वायरस द्वारा दबाया गया था। पूरे प्लैनेट को, पूरे अर्थ को एक सोचने का मौका मिला है, और ये रिवाइव होने के बाद में हम सबको अपनी नज़रिया को चेंज करने की ज़रूरत है। कमिंग बैक टू, आई टोल्ड यू कि किस हिसाब से कौन कौन से मुल्क हैं जो बेहतर ढंग से काम किया है। वन इज जर्मनी, द अदर इज डेनमार्क,
and the third is Austria. They have done phenomenally well. ताइवान का मैं मेंशन कर ही चुका हूँ. और आज टू सम अप एवरीथिंग, हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो उसमें एक चीज़ आया है कि इमरजेंसी सिचुएशन है. ये जो सिचुएशन है बिल्कुल इमरजेंसी सिचुएशन है और इस सिचुएशन में वी हैव टू यूनाइट एंड फाइट. सेकंड, ऑल डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड स्टेट लेवल मस्ट बी गिवन मोर पावर और डिसेंट्रलाइज पावर को डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है. एवरीथिंग शुड नॉट बी totally controlled and monitored by the PMO, but the PMO must delegate. जो काम प्रधानमंत्री ने किया है उन्होंने सारे कॉन्फ्रेंसेस के दौरान सभी मुख्यमंत्रियों से बात की है. मुख्यमंत्रियों को ये कहा है कि आप लोग डायरेक्टली कम्युनिकेट करें वहाँ के DM से और SSP से, ताकि लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहे और जो चीज़ों की ज़रूरत है उसको आप मांगें सेंटर से और सेंटर देने में कोई कोताही नहीं करेगा. क्योंकि बहुत I must tell you one fact that एक TED टॉक के दौरान फरीद ज़कारिया एक एंकर हैं CNN में, उनसे किसी ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि I would really hate to be in the shoes of the Prime Minister of India, Mr. नरेंद्र मोदी. उन्होंने कहा कि इतना टफ टाइम है और इतने बड़े मुल्क में जिसका 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है उसको हैंडल करना, उसकी इकोनॉमी को हैंडल करना, यहाँ के फूड क्राइसिस को हैंडल करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है और उस चीज़ को सिर्फ एक इंसान नहीं कर सकता है. इसको करने के लिए सभी का कोऑपरेशन की ज़रूरत है. ऑल लीडर्स अक्रॉस द पार्टी लाइंस, फ्रॉम वे ऑपोजिशन हो, कोई भी पार्टी हो, एलाइज हो, ऑल ब्यूरोक्रेट्स, एवरीबडी, ऑल इंडियंस मस्ट यूनाइट टुगेदर एंड फाइट दिस menace in the form of COVID-19. Thank you very much for watching Just Talk with Irfan. Thank you.